नाज़रीन, इनर व्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में रोज़ बरोज़ तब्दीली नुमायाँ हो रही है, जिसके ख़ित्ते और बिलख़ुसूस पाकिस्तान पर बहुत गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र आज हमने अफ़गान उमूर की माहिर प्रोफेसर नसीम रिजवी के ख़यालात जानने की कोशिश की है। प्रोफेसर नसीम रिजवी वर्जीनिया में मुकीम हैं। आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और लायोला यूनिवर्सिटी शिकागो के इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में अफगानिस्तान और साउथ एशिया पर कोर्सेज पढ़ाती रही हैं, और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी आप अफगानिस्तान पर रिसर्च करती रही हैं। आजकल आप अपनी किताब लिखने पर भी काम कर रही हैं जो साउथ एशिया और अफगानिस्तान के बारे में है। तो नाज़रीन, चलते हैं वर्जीनिया और बात करते हैं प्रोफेसर नसीम रिजवी साहिबा से। हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं इंटरव्यूज। मेरा नाम शकील हैदर सैयद है। प्रोफेसर नसीम रिजवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हम अफगानिस्तान के सिनेरियो में आपसे आज बात करेंगे। तो आपके ख्याल में अमेरिकन फौजों के अफगानिस्तान से इनखला के खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान पर क्या असरात होने जा रहे हैं? अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के इनखला के जो असरात हैं उनको हम दो हवालों से देख सकते हैं। एक तो हमारा हवाला ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है और एक दूसरा अलार्मिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक तो वही है कि यहाँ पे चाइना अगर अपना जो प्लान है वन रोड वन बेल्ट का और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचने का, वो पाया तकमील तक पहुंचता है, यूनिफिकेशन और तमाम खिता एक उसमें पिरोया हुआ है जहाँ पे वो तमाम एक दूसरे के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं और माशी खुशहाली है, तो उससे तमाम खिते को बहुत फायदा होगा। लेकिन जो दूसरा व्यू है वो अलार्मिस्ट व्यू है कि उसमें एक अच्छा जरूर है कि जितनी भी ये शिद्दत पसंद मजहबी तंजीमें हैं कहीं इनको कोई हवा या कोई इनको जिला ना मिले, क्योंकि दाइश अभी अफगानिस्तान में मौजूद है जी जी। और तालिबान और दाइश में बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन है। और एक ट्रेजेडी ये है कि जो दाइश के कुछ लोग तालिबान के साथ हैं और तालिबान की जो फुट सोल्जर्स हैं जिनको अभी इतनी मतलब समझ में नहीं आ रही बात कि ये एक वो इंटरनेशनल सिनेरियो में उन्होंने काम करना है और जहाँ पे उन्होंने कोई शिद्दत पसंदी नहीं करनी है, तो ये खदशा है कि कहीं दाइश उनको और वो दाइश को इस्तेमाल करते हुए खित्ते में जो ममालिक हैं उनमें ये जो अफगानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो चाइना के खिलाफ काम कर रही है, जो जी जी। यूगर्स के लिए काम करती है, और दूसरी जो उज़्बेक्स के जो हैं वो IUM इस्लामिक मूवमेंट फॉर उज़्बेकिस्तान, तो वो रशिया चेचनिया में काम करते हैं। फिर पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो जब ये ज़रब अज़ब हुआ तो ये अफगानिस्तान में आ गए थे, और इनका जो अब तालिबान ने इनको अपने विक्ट्री के बाद जो प्रिजन से रहा किया, तो उसमें वो मौलवी फकीर मोहम्मद जो था उसने फौरन ही निंगरहार में पाकिस्तान के खिलाफ एक तकरीर की थी और कहा था कि हम पाकिस्तान को भी इस्लामिक मुमलिकत बनाएंगे। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यहाँ पे है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें मतलब अगर ज़रब अज़ब ने बहुत सारी फिजिकली डिसलॉज कर भी दिया, जी जी। लेकिन उनकी आइडियोलॉजिकल बेसिस तो वही मौजूद है। और बिल्कुल। फिर जमात इस्लामी है और JUIF है, तो इनके मदरसे और इनके बच्चे और मतलब ये एक अलार्मिंग सिनेरियो मुझे नजर आता है कि हमारे जो इतने प्लेयर्स हैं उनके लिए भी, दोनों जो मेन कंट्रीज है चाइना और रशिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए तो बहरहाल बहुत ज्यादा मुश्किलात मैं देखती हूँ, इसलिए कि ईरान में एक कंसेंसस डेवलप अभी नहीं हुआ तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए। और मैंने पढ़ा कि अहमदी निजाद ने बहुत ज्यादा इख्तलाफ किया था कि इनको तस्लीम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर जो क्लर्जी के सीनियर लीडरशिप ने तो उन्होंने कहा कि जैसे खित्ते के ममालिक जिस तरफ चल रहे हैं तो हमें सबके साथ मिलकर काम करना है। जी जी। तो ये एक बहुत ज्यादा अलार्मिस्ट व्यू जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी मौलवी अब्दुल अजीज का जो मदरसा जामिया हफ्सा है वहां परचम लहराया गया
اور मौलवी अब्दुल अजीज ने ये भी कहा कि हम यहाँ पे भी आप इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के जो खतीब हैं उनकी बात कर रही हैं? जी जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, तो उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जो इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तालिबान ने तो अभी मंदिरों में भी गए हैं, मस्जिदों में भी गए हैं, इमाम बारगाह में भी उन्होंने इंश्योर किया है कि जुलूस वगैरह ठीक से निकले। तो उन्होंने कहा तालिबान हमारे आइडियल भी नहीं है, हम तो इससे आगे जाना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान को, मतलब वो दाइश वाली बात। तो अच्छा। ये चीजें, हाँ, ये चीजें बहुत अलार्मिंग है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो फंक्शनल गवर्नमेंट है, वो तो चले कंट्रोल कर भी ले तो तब भी बहुत हो सकता है। जो अलार्मिंग, बार बार मैं ये वर्ड इसलिए कह रही हूँ कि अभी देखिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं है। जी जी। कितना हद तक वो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये नहीं मालूम, क्योंकि जैसे ही वो तालिबान ने विक्ट्री ली है, पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई और 2 सिपाही हलाक हुए थे। तो ये सब, और दाइश का आपने देखा एयरपोर्ट पे भी। तो मतलब यानी कि हम दोनों भी उससे इसका तज्जिया कर सकते हैं। अल्लाह करे बहुत बेहतर हो, अल्लाह करे चीजें उस तरह चलें जिस तरह की एक स्कीम के साथ चलाई जा रही है, मगर इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो आपने वैसे जो अलार्मिंग सिचुएशन का कहा, तो आप तो खुद भी गुज़श्ता 30 सालों से अफगानिस्तान पर रिसर्च और तदरीस से वाबस्ता रही हैं, और अब भी माशाल्लाह आप उसी दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। तो अफगानिस्तान की तारीख और वहाँ की जो तहजीब और समाज के बारे में आप अपनी जो मालूमात है उसके पेश नज़र अफगान हुकूमत की तश्कील में किस किस्म की मुमकिना मुश्किलात आप देख रही हैं? अच्छा, तो मैं आपको ये जरा वजाहत करूं कि हिस्टोरिकली अफगानिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि वहां पे मोनार्की थी। जी और 1973 तक, जाहिर शाह तक, जब तक वो मोनार्क वहां पे थे तो वो ही रूल करते थे। और अफगानिस्तान डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनके जो मोज़ैक है वो एथनिक मोज़ैक, और जितना भी पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है ट्राइब्स के अंदर। और अपनी वो सेल्फ सफिशिएंट पीपल हैं जो दूर दूर रहते हैं, मगर वो अपने साथ खुश ही रहते थे, जैसे अपनी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, या जिस तरह नॉर्थ में जो लोग हैं। तो ये चीज थी नहीं। लेकिन जब से वहां मोनार्की खत्म हुई और उसके बाद से दाऊद ने टॉपल किया जाहिर शाह को, और खुद फिर वो सोवियट्स के अंडर इन्फ्लुएंस उसने काम करना शुरू किया। जब से ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का जो आइडिया आना शुरू हुआ वहां पे, और उसमें बहुत रिवोल्ट होते रहे। दाऊद, उसके बाद फिर सोवियत यूनियन का आना, उसके बाद फिर रिवोल्ट हुआ, फिर उसके बाद तालिबान, फिर रिवोल्ट हुआ, फिर ये गवर्नमेंट। तो मतलब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है वहां पे एक ऐसी चीज थी कि जो ऐसे पनप नहीं पाई थी। और अब भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए, क्योंकि देखिए वहां पे जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको इंक्लूड करना, और उनको फिर जैसे हजारा है वो शिया हैं, ताजिक्स हैं वो बहुत मॉडरेट हैं। अब ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी कि जिसमें ये तमाम माइनॉरिटीज को और रिलीजियस माइनॉरिटीज को इंक्लूड करेंगे, या ये इंक्लूसिव होंगे सिर्फ उस हद तक के भी ताजिक तालिबान और उज़्बेक तालिबान, मगर ये उज़्बेक्स हैं एथनिकली बट रिलीजियस का क्या बनेगा। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। और फिर इनको एक ये भी खदशा है कि अगर इन्होंने बहुत इसको इंक्लूसिव किया तो कहीं उनकी भी डिफेक्शंस ना शुरू हो जाएं और लोग फिर तालिबान की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि मतलब वो पश्तून ही हमेशा डोमिनेंट रहे हैं ना। मोनार्की में भी पश्तून ही थे, 53% जो है पॉपुलेशन वो पश्तून की वहां पे है। जी तो जी। वही जो है डोमिनेट करते हैं। इसीलिए जब से ये बाहर से जो इंटरफेरेंस होना शुरू हुआ और इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स की बात हुई, तो फिर वो ताजिक भी अपना हिस्सा ज्यादा मांगने लगे कि भाई हमें भी दें, हमें भी दें। तो वरना काबुल तक गवर्नमेंट रहती थी, मतलब जो मोनार्की रहती थी, बाकी लोग अपने आराम से रहते थे। तो अब ये कि चैलेंजेस बहरहाल बहुत हैं, एक वर्ल्ड प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन यही बात है कि वो पश्तून हैं बेसिकली, और जो कि बहुत हार्डकोर इस्लामिस्ट जो अपनी आइडियोलॉजी उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए अभी देखिए, अभी तक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से सामने नहीं आई, मगर जितने पोर्टफोलियोज हैं अभी तक जो देख रहे हैं आप, तो उनमें मोस्टली पश्तून और वही लोग हैं जो गुआंटानामो बे से निकले हैं, या वो इधर से आए हैं जो मतलब पाकिस्तान से, या वो, तो वो लोग हैं। तो मेरे लिए भी मैं ये समझती हूँ कि ये
it's a big challenge for them to have a very inclusive government where everybody can thrive, you know, اور یہ ذرا مسئلہ شاید بنے گا. تو آپ کے خیال میں افغانستان میں قیام امن کے تناظر میں خطے کے جو ممالک ہیں، خاص کر افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، ان کو کس قسم کی پالیسیز اپنانا چاہیے؟ ایک یونیفائڈ پالیسی جس میں یہ اشور کرایا جائے اور دے شوڈ سیک انشورنسز کے مطلب افغانستان کی زمین واقعی ہی کسی دوسری ملک میں کسی بھی تخریبی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. دے شوڈ بی ایبل ٹو پٹ لاٹ آف پریشر کہ مطلب یہ نہ ہو کہ کل اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر وہ طالبان واپس اپنے مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہم نے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ہمارا قصور نہیں تھا، یہ نہیں تھا، بلیم گیمنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ انشور کریں کہ وہ کسی بھی ایسی موومنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ جو ہمارے ریجن کے جو کی پلیئرز ہیں ان کو اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں جا کے کوئی ایسی چیز نہ کرے. ریفیوجیز ہیں ان کو ہوسٹ کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا دھیان سے کام لیں کہ نہ جانے ان میں کون سے لوگ بھی آ سکتے ہیں. تو ایک پالیسی یونیفائڈ پالیسی ہونی چاہیے اور جو بہت سوچ بچا کے ہونی چاہیے. اور آئی تھنک ہمارے فارن منسٹر نے کافی کوششیں کی ہیں. ان کا دورہ سینٹرل ایشیا کا بھی ختم ہوا اور وہ پھر ہر جگہ جا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہی از ویری ایکٹیو اور وہ از آلسو تھنکنگ. ابھی مجھے تھوڑا سا نظر آیا کہ ان کے اندر بھی ایک پریشانی کہ امریکہ نے بہت جلدی چھوڑ دیا افغانستان کو. جب تک کوئی انٹرم سیٹ اپ نہ ہوتا تو اگر امریکہ نہ جاتا تو بہت بہتر ہوتا. لیکن مے بی دے جسٹ ٹرائنگ ٹو ورک آؤٹ ا گورنمنٹ دیٹ شوز for the safety of the other players in that. جی وہ آپ سے اگلا بلکہ سوال یہی تھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ نے افغانستان سے جو نکلنے کی ان کی حکمت عملی تھی اس میں کس قسم کی ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں جن کی بنا پر کابل میں یکے بعد دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ایک دم تیزی آتی ہے اور پھر معصوم جانوں کا اس میں بہت زیادہ نقصان بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ غلطی ہمیں نظر آتی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ ان کی کیلکولیٹڈ موو ہے. اتنی جلدی جب وہ نکل کے چلے گئے ان کو پتا تھا، ان کی انٹیلیجنس نے ان کو بتا رکھا تھا، ان کو معلوم تھا کہ مطلب اشرف غنی کا بہت جلدی کنٹری سے فلیٹ کرنا. وہ طالبان کی یہ اپنے الفاظ ہیں کہ وی ور ویٹنگ آن دا گیٹس آف کابل کہ ہمیں گورنمنٹ کو ایک پیسفل ٹرانسفر کیا جائے گا. لیکن امریکنز نے جلدی کی، انہوں نے کہا کہ اسپیڈ از سیفٹی اور نکلے یہاں سے. لیکن میں اس کو غلطی اس لیے نہیں سمجھ رہی ہوں ان کی طرف سے کیونکہ انہوں نے یہ دکھانا چاہا کہ ہم بہت جلدی جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں تو جو دھماکہ وہاں پہ ہوا، یہ جو جس کو داعش کا کہا جاتا ہے، they wanted to let the world know کہ ابھی داعش موجود ہے. We also have access to use our drones. We are on the horizon. تو مطلب یہ کہ ہم جا تو رہے ہیں مگر ہم we are present on the horizon. تو جو غلطی میں نظر آتی ہے کہ بہت جلدی میں وہ چلا گیا اشرف غنی. I personally think it was a calculated move جس میں انہوں نے یہ دنیا کو دکھانا تھا کہ it's not going to be a very بڑے آرام سے آپ کی تشتری میں رکھ کے پیش نہیں کر دی جائے گی افغانستان کو. یہاں داعش بھی موجود ہے، ہمارے ڈرونز بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اور تو یہ میرے خیال سے انہوں نے یہ ان کی تو اپنی کیلکولیٹڈ موو تھی. طالبان نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ بن جائے تو وہ انہوں نے نہیں بنائی. اور بلکہ زیادہ یہ بات تھی کہ جو افغان فورسز تھیں they were very well equipped according to the president Joe Biden اور ان سب نے یہ کہا تھا کہ وہ ریزسٹ کریں گی مگر they all surrendered. تو یہ کچھ مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی نا آپ کے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آرکیسٹریٹڈ مووز ہیں جو ہوتی چلی جا رہی ہیں تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو امریکہ کی یہ غلطی نہیں بلکہ یہ ڈیلیبریٹ تھا جو ہم نے دیکھا کہ جس میں سینکڑوں معصوم جانیں بھی ضائع ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی ایک یکدم دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت تھوڑے وقت میں اس کو سم اپ کر دیا سارے سینیریو کو جو موجودہ حالات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور خاص طور پر اس میں جس طرح آپ نے خطے کے ملکوں کا بھی ذکر کیا اور ہمارے فارن آفس نے جو اس میں اب تک
جو اسٹیپس لیے ہیں. اسپیشلی آپ نے بتایا کہ ہمارے فارن منسٹر نے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا دورہ کیا جس میں وہ ایران سے بھی ہوتے ہوئے آئے. تو پروفیسر نسیم رضوی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہے گی, اور خاص طور پر چونکہ افغانستان کا اس وقت مسئلہ ہے ساری دنیا کے لیے بہت ہی گمبھیر صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ آپ سے بھی ہم آئندہ مزید اس سلسلے میں بات چیت کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا بھی.